फ्रेंड्स, तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर, यानी कि लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर जो कि आपके लास्ट 6 मंथ की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ है, जिसमें आपके किसी भी चीज़ का आपका एग्ज़ाम हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन विद थ्योरी के सहित इसके इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट को भी हम लेकर चलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस प्रमुख भारतीय संगीतकार के फ्यूजन बैंड शक्ति ने नवीनतम एल्बम दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है? द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी। तो ये जो आपका अवार्ड है ये गया है आपका शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। अब हम इससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी देख लेते हैं, पॉइंट जो हैं कि 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स 2024 का आयोजन लॉस एंजल्स यूएसए के द्वारा दिया जाता है, जो कि आपका दिग्गज भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने अपने एल्बम दिस मोमेंटम के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार अवार्ड्स जीता है। जो फ्यूजन बैंड शक्ति एल्बम है दिस मोमेंटम 30 जून 2023 को रिलीज हुआ था। संगीत के क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2024 मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन तथा वादक राकेश चौरसिया सहित 5 भारतीय संगीतकारों ने पुरस्कार जीते हैं। जाकिर हुसैन ने 3 पुरस्कार जीते, जबकि राकेश चौरसिया ने 2 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम किए हैं। ठीक है, 5 और अपने हो गए और ये 2 ग्रैमी पुरस्कार आपके राकेश चौरसिया ने जीते। फिर एक ग्रैमी अवार्ड्स 2024 जीतने वाले 5 संगीतकार कौन कौन से हैं? तो तबला वादक हो गए आपके जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, गायक एवं शंकर महादेवन और वायलिन वादक आपके गणेश राजगोपालन और ताल वादक सेल्वा गणेश विनायक राम। ठीक है, तो ये आपके हो गए हैं 5 इंपॉर्टेंट हो गए। और क्वेश्चन में आता है कि कौन कौन से ग्रैमी अवार्ड कितने लोगों ने, तो 5 ने। और जो ग्रैमी अवार्ड्स है वो संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है और यह पुरस्कार अमेरिका की रिकॉर्डिंग अकेडमी द्वारा प्रदान किया जाता है। पहला ग्रैमी पुरस्कार समारोह 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था। ग्रैमी अवार्ड्स जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पंडित रविशंकर थे, जो कि सितार वादक थे और उन्हें 1968 में ग्रैमी अवार्ड्स का मिला था। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है कि पंडित रविशंकर 5 बार ग्रैमी अवार्ड्स के लिए जीत चुके हैं। जो पंडित रविशंकर थे वो 5 बार अवार्ड्स जीत चुके थे, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2013 में इन्हें लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। ग्रैमी अवार्ड्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला आपकी तन्वी शाह थी, जिन्हें 2018 में दिया गया था। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका, तन्वी शाह, क्योंकि ये पहली भारतीय महिला थी जिन्हें 2018 में ग्रैमी अवार्ड्स से सम्मानित किया गया था। तो ये हो गए इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, और 2000 क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है 2024 में, तो 2024 में आपका हो गया जो हमने पीछे आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, कि वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो पहले 5 थी, लेकिन अब 2024 में ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका BRICS। तो ये हो गया ब्रिक्स, तो 5 सदस्य, तो 5 ये हो गए, लेकिन अब इसमें बढ़कर ये 10 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 10। ठीक है, अब 10 कौन कौन से हैं और कैसे हैं ये भी हम देख लेते हैं। कि ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 1 जनवरी 2024 को 5 नए देशों को स्थायी सदस्यता की घोषणा की है। इसके साथ ही ब्रिक्स के सदस्य देशों की कुल संख्या बढ़कर 10 हो गई है। 5 नए सदस्य हैं आपके मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ये आपके नए देश हो गए। और पहले के कौन से थे? तो पहले के थे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका, ये पहले के थे। और नए देश आपके जुड़ गए हैं मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। तो टोटल कितने हो गए? 10। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया है? तो 16वां किसे किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 16वें वित्त आयोग के सचिव आपके ऋत्विक रंजनम पांडे को कर दिया गया है। ठीक है, अब इससे संबंध भी हम पॉइंट देख लेंगे। और उससे पहले कौन थे? तो उससे पहले थे आपके अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अब जो दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति जी के द्वारा 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है,
16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके अरविंद पनगड़िया थे। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो NK सिंह थे। और 16वें अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत की गई थी। इसे केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए बनाया गया था। इसका गठन 1951 में हुआ था। ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि वित्तीय आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1951 में। अनुच्छेद 280 है आपका, ठीक है। आगे है कि चौथा क्वेश्चन है, फ्रांस के सबसे कम उम्र के युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सबसे कम उम्र के और पहले समलैंगिक, तो ये आपके ग्रेवियल बने हैं, ठीक है, जो कि आपके फ्रांस के हैं। राजधानी फ्रांस की पेरिस है, मुद्रा यूरो है, प्रेसिडेंसी एमेनुएल मैक्रो है, प्रधानमंत्री ग्रेवियल अटल है, जो कि अभी बने हैं आपके ग्रेवियल अटल, ठीक है। प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रो जो कि 2024 में बने हैं आपके, मुख्य है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपका। और प्रधानमंत्री कौन है? ग्रेवियल अटल, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस हो गई है, मुद्रा इसकी यूरो होती है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। 5वां क्वेश्चन है कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले किन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 प्रथम पुरस्कार मिला है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो ये आपका पहला ऑप्शन, सेकंड, सी या डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका इंदौर और सूरत, ठीक है। इंदौर और सूरत को मिला है। तो 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। यह सर्वेक्षण आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा करवाया गया था। सर्वेक्षण में इंदौर शहर ने लगातार 7वीं बार पहला स्थान हासिल किया है। इसके साथ पहला स्थान सूरत ने भी प्राप्त किया है। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले 5 राज्य थे, जिसमें आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना थे, ठीक है। और ये आपका दिया किसने था ये पुरस्कार? तो द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक। और ये स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार कब दिया गया है? तो 11 जनवरी 2024 को। और सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ठीक। और ये इंदौर ने 7वीं बार पहला स्थान प्राप्त किया है, लगातार 7वीं बार, ठीक है। और ये जो दिया जाता है ये आपका आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है 6वां क्वेश्चन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए CEO कौन बने हैं? तो इसके जो नए CEO हैं वो रघुराम अय्यर बने हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए CEO आपके रघुराम अय्यर बना दिए गए हैं, जो कि CEO ऑफ इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। आगे हम चलेंगे और ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। इससे संबंधित जो भी पॉइंट होंगे वो भी हम देख लेंगे। नेक्स्ट है कि भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो भूटान के आपके नए प्रधानमंत्री हैं शेरिंग तोबगे। तो भूटान की राजधानी है आपकी थिम्पू, सबसे बड़ा शहर भी है ये। और भूटान की जो मुद्रा है वो भूटानी नगुल्ट्रम है। क्या? भूटानी नगुल्ट्रम। और भूटान के राजा हैं आपके जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और इसके प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, ठीक है, शेरिंग तोब्गे। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो झारखंड राज्य के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो आपके चंपाई सोरेन बने हैं, चंपाई सोरेन। इससे संबंधित जानकारी है 2023 में 5 राज्यों में चुनाव हुए। 5 राज्यों में से 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने, मिजोरम में JPM यानी कि जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने एवं तेलंगाना राज्य में कांग्रेस ने बहुमत हासिल की है। तेलंगाना के नए प्रधानमंत्री आपके रेवत रेड्डी बन गए जो कि कांग्रेस के हैं। छत्तीसगढ़ के नए प्रधानमंत्री आपके विष्णुदेव राय बन गए हैं जो कि आपके बीजेपी के हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आपके मोहन यादव बने हैं जो कि बीजेपी के हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के नए जो बने हैं मुख्यमंत्री वो हजर लाल शर्मा बीजेपी के हैं। नेक्स्ट मिजोरम के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो लाल दुहोमा हैं जो कि JPM के हैं, ठीक है, लाल दुहोमा। तो ये हो गए आपके सारे, और ये इम्पोर्टेंट भी है, इन्हें सभी को ही अलग अलग लिख लेना, तेलंगाना के, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। आगे है 9वां क्वेश्चन कि हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो जो आपका अंकोर वाट का मंदिर है उसे 8वें अजूबे के रूप में
मान्यता दी गई है। और ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका। कुतुब मीनार, मीनाक्षी मंदिर, पोम्पोई या फिर अंकोर वाट का मंदिर। तो इसका आंसर भी आपका हो गया अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, 9 का हो गया। अब कंबोडिया के प्राचीन अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे में घोषित कर दिया गया है। यह मंदिर कंबोडिया देश में मीकांग नदी के किनारे स्थित है। यह भगवान विष्णु का मंदिर है। निर्माण इसका राजा शूरवर्मन द्वितीय ने कराया था और यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी है। करीब 500 एकड़ क्षेत्रफल में ये आपका मंदिर बना है, जो कि इसे अब आपका 8वां अजूबे में ये घोषित कर दिया गया है। और ये मंदिर किसका है? तो भगवान विष्णु का है। नदी कौन सी है? तो मीकांग है और दुनिया का सबसे बड़ा है। और ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं आपके, इन्हें नोट करके रखिएगा। 10वां है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम है, तो 8वें जो किया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका जीलैंडिया। क्या है? जीलैंडिया। 8वां महाद्वीपी का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम जीलैंडिया है। ये आपको दिख ही रहा है स्क्रीन में। इससे संबंधित अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि किस राज्य के प्रोडक्ट अच्छी खारिक खजूर को जीआई टैग मिला है? तो वो जो अच्छी खारिक जो जीआई टैग है वो आपका गुजरात का मिला है। कौन सा जो खजूर है, खजूर को जीआई टैग कहाँ के प्रोडक्ट? तो ये गुजरात का है। ठीक है, जनवरी 2024 में प्रोडक्ट को दिए गए जीआई टैग की सूची ये आपकी दी गई है। उड़ीसा के हैं जो कि लांजिया और शोरा पेंटिंग है, उसे भी जीआई टैग है। फिर डोगरिया कौन सॉल है, उसको भी है। खजूरी गुड़ा है यानी खजूर गुड़ है, उसको भी उड़ीसा। डेक्कन नागल मगजी दुग्ध उत्पादन, शिमली पाल काई चटनी, नकाईगढ़ कतिमुंडी बैगन, इन सभी को जीआई टैग दिया गया है। कारापुट कालाजी जीरा चावल, इसको भी जीआई टैग है। अरुणाचल प्रदेश के हैं आपके हस्त निर्मित कालीन और बाचोत स्लग लकड़ी, और फिर है आपका किंग्स अदरक। तो इन सभी को ये अरुणाचल प्रदेश के जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। पश्चिम बंगाल के हैं तंगेल साड़ी, गारद साड़ी, कोरियल साड़ी, कोलोनुनिया चावल, रामधुनी पालक पागल चावल, सुंदरवन शहद, इन सभी को जीआई टैग है। गुजरात का है कच्ची देसी खारिक, जिसको जीआई टैग दिया गया है। और ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो आपका चावल जीरा है, काला जीरा चावल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे है नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन कि देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना का ऐलान किया है? रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए किस सरकार ने? तो प्रधानमंत्री सौर योजना या फिर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो इसका है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। नेक्स्ट है साइक्लोन स्पेशल ऑपरेशन एक्सरसाइज 2024 भारत और किस देश के फोर्स के बीच आयोजित हुआ है? तो ये किस देश के फोर्स के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका मिस्र। क्या है? मिस्र के बीच। साइक्लोन स्पेस ऑपरेशन एक्सरसाइज 2024 मिस्र के साथ हुई है, भारत और मिस्र के बीच। भारत और मिस्र की फोर्स के बीच ये आयोजित किया गया है, जिसमें ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, क्लियर है। साइक्लोन स्टार्टेड इंडियन एंड इजिप्ट। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन कि चुनाव आयोग का नया नेशनल आइकन किसे बनाया गया है? तो चुनाव आयोग का नया नेशनल आइकन आपका राजकुमार राव को बनाया गया है। भारतीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्थापना आपकी 25 जनवरी 1950 में हुई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रमुख चुनाव आयुक्त इसके सुकुमार सेन है, लेकिन वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त इसके राजीव कुमार है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन, और वर्तमान में है मुख्य चुनाव आयुक्त आपके राजीव कुमार। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे और ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट भी है। आगे है 15वां का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 418 फीट किस बॉर्डर पर फहराया है? तो वह कौन सा बॉर्डर है? तो वो है आपका अटारी वाघा बॉर्डर, जहाँ पर उन्होंने 418 फीट ऊंचा ध्वजारोपण किया था, जो कि भारत में ही है ये आपका अटारी वाघा। ठीक है, और किसने फहराया? तो नितिन गडकरी ने। ठीक है, और ये कहाँ पर ये बॉर्डर पड़ता है? तो ये आपका पंजाब के बॉर्डर पर पड़ता है। ठीक है, अटारी वाघा। ठीक, आगे हम चलेंगे, इससे संबंधित जानकारी भी देख लेते हैं। 418। नेक्स्ट है कि किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? तो वह कौन से खिलाड़ी हैं आपके? तो वो हैं आपके सूर्य कुमार यादव। कौन है? सूर्य कुमार यादव हैं, जिन्हें आईसीसी T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना
गया है। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में लॉन्च पुस्तक गांधी ए लाइफ इन 3 कैपेंस की लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है एम.जे. अकबर। ठीक, ये इम्पोर्टेंट भी है आपकी, जिन्होंने गांधी ए लाइफ इन 3 कैपेंस, गांधी के ऊपर ही इन्होंने पूरी पुस्तक लिखी गई है। आगे ओके नटकर सिंह है, जिन्हें पहले दिया गया था, लेकिन ये इसकी है। नेक्स्ट है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के सबसे ऊंची तिरंगे का अनावरण मणिपुर के किस जिले में किया है? तो मणिपुर के किस जिले में है? तो माइरोंग जिले में है। किस में? माइरांग जिले में। ठीक है, जो कि मणिपुर में है आपका। और कौन से गृह मंत्री? तो अमित शाह ने, और पूर्वोत्तर के सबसे ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया है। ठीक है, आगे है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 से 2022-23 9 वर्षों के दौरान कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं? तो बहुआयाम गरीबी से बाहर आपके 24.82 करोड़ लोग निकले हैं गरीबी रेखा से बाहर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाते हैं, और ये 12 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित जानकारी भी देख लेते हैं। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य पर हर साल 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस की घोषणा 1984 में भारत सरकार ने की थी। पहली बार ये दिवस 1985 में मनाया गया था। उद्देश्य था इसका युवाओं में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों से प्रेरित करना। जो युवा थे उन्हें स्वामी विवेकानंद के आचारों और विचारों से प्रेरित करना। ठीक है, आगे है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी। ठीक है, इससे संबंधित जानकारी भी देख लेते हैं कि 15 जनवरी 1949 को भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा ने पद ग्रहण किया था। इसलिए 15 जनवरी को वर्ष भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका कब मनाते हैं? तो वो आपका 8 जनवरी को। ठीक है, आगे है 2024 की थीम क्या थी? तो 2024 की थीम थी शांति के लिए सीखें, लर्निंग ऑफ प्लास्टिक पीस। ठीक है, फिर और प्रवासी भारतीय दिवस तो 9 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो 25 जनवरी को। ठीक है, अब आगे चलेंगे। ये तो हो गए सारे इम्पोर्टेंट ही हैं आपके। नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वैसे आपका अगर नॉर्मल हिंदी दिवस पूछता है तो कब है? 14 सितंबर। अब आपसे पूछा है विश्व, तो 10 जनवरी। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है पूरे विश्व में हिंदी का विकास करने और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसे प्रचारित करना। पहली बार ये दिवस आपका 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था, जिसकी थीम, और 2024 की आपकी थीम क्या थी? हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना आपस में, ये इंपॉर्टेंट होता है। 23वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस भारतीय गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? तो वह कौन सा गांव है? तो इसका हो जाएगा धोरडो। जो धोरडो गांव है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित हो गया है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के दौरान। ठीक है, अब ये कहाँ है? इससे संबंधित ये हो गया आपका, और ये भारतीय गांव है। किसका है? भारतीय इंडियन गांव। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका हो जाता है। ये आपको दिख रहा है, काफ़ी अच्छा भी है। नेक्स्ट है 24वां कि किस राज्य का विश्व का नाथ घाट गाँव 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव चुना गया था? विश्वनाथ घाट गाँव। तो ये कहाँ का था? तो ये आपका जो था असम का था। कहाँ का? असम का। ठीक है, तो ये 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव था। ठीक है, 2024 का आपका चेंज हो गया है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका। ठीक है, देखिए मकान भी आपका कितना अच्छे तरीके से बना हुआ है। तो वहाँ इतने अच्छे से तरीके से बने होने की वजह से ये काफ़ी प्रसिद्ध भी हुआ था, और ये आपका सबसे श्रेष्ठ बना दिया गया था। और 23 में कौन सा है आपका कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव? धोरडो है। ठीक है, आगे है 25वां कि देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है? तो पीएम मोदी ने किया है, उसका सबसे नाम क्या है? तो उसका है अटल बिहारी वाजपेयी शेवरी हवाया सेवा अटल सेतु। शॉर्ट फॉर्म में इसे अटल सेतु कहा जाता है। देश का सबसे लंबा समुद्री मुंबई में बनकर तैयार हुआ है। इसका नाम
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर पुल अटल बिहारी वाजपेयी शेवरी नहावा शेवा अटल सेतु रखा गया। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने 12 जनवरी 2024 को किया है। अटल ब्रिज के बारे में, अटल ब्रिज देश का सबसे लंबा एवं दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है। लंबाई इसकी 21.8 किलोमीटर है। इसमें जो खर्चा आया है आपका, वो इसमें खर्चा आया है 17,840 करोड़ रुपए, और यह मुंबई और नवी मुंबई को आपस में जोड़ता है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ, इराक इन्फिनिटी और एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। इसकी आधारशिला पीएम मोदी ने दिसंबर 2016 में रखी थी। और ये सारे ही क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। पीएम आधारशिला कब रखी गई थी? तो 2016 में। आगे है कि कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2023 मिला है? तो कितने खिलाड़ी हैं? तो वो आपके 26 खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार 2023 दिया गया है। कौन कौन से 26 खिलाड़ी, हम ये भी देख लेते हैं। तो अर्जुन अवार्ड 2023 का अनाउंस दिसंबर 2023 में ही हो गया था, लेकिन 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार 26 खिलाड़ियों को मिला है, जो कि आपके इस प्रकार पूरे दिए गए हैं। 26 खिलाड़ी भी, ठीक है, पूरे दिए गए हैं, आप खुद देख सकते हैं। दीक्षा डागर 10वें पे हैं, अहिया मुखर्जी टेबल टेनिस में, हरिंदर पाल सिंह जो कि संदूक स्केच, तो ये पूरे हो गए आपके 26। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच 2023 रेगुलर कैटेगरी कितने खिलाड़ियों को मिला है? तो ये जो आपका मिला है 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। कौन सा? द्रोणाचार्य अवार्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग कोच 2023 में। और 5 कौन कौन से हैं? तो ये हैं आपके नीचे, ललित कुमार कुश्ती में, आरवी रमेश शतरंज में, महावीर प्रसाद सैनी पारा एथलेटिक्स में, शिवेंद्र सिंह हॉकी में, गणेश प्रभाकर देवरुख मल्लखम्ब में। तो द्रोणाचार्य अवार्ड खेलकूद और गेम्स में लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सक्षम बनाने वाले कोचों को दिया जाता है। और जो द्रोणाचार्य अवार्ड्स रेगुलर कैटेगरी लिस्ट आपकी ये दी गई है, जिसमें आपके 5 और दिए गए हैं, ललित कुमार, आरवी रमेश, महावीर प्रसाद सैनी, शिवेंद्र सिंह और गणेश प्रभाकर देवरुखकर। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें आपका, द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच 2023 लाइफ टाइम कैटेगरी किसे मिला है? तो जो लाइफ टाइम कैटेगरी का है वो आपका मिला है जसप्रीत सिंह गहवाल जो कि गोल्फ में, और भास्करन ई कबड्डी में, और जयंत कुमार पुशीलाल टेबल टेनिस में। इन तीनों को ही मिला है, आप याद रखना, तीनों को ही मिला है। आगे है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से आपके जो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी हैं उन्हें दिया गया है। तो ये दोनों ही हो गए आपके चिराग शेट्टी और रंकी शेट्टी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यह देश के सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम से जाना जाता था। 26 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। परिवर्तित नाम के साथ अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के साथ 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 और 92 में हुई थी। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपका विश्वनाथ आनंद 1992 में दिया गया था। ये हो गया। तो इसकी सारे ही टॉपिक पॉइंट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि पहला किसे दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? तो विश्वनाथ आनंद को कब? तो 1992 में। तो ये सारे ही पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। और ये विश्वनाथ वाला आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार दिया गया था, पहली और लास्ट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आगे है कि भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाता है? तो भारत का पहला नाम तो मांडा गांव को जाना जाता है पहले नाम से। ठीक है, ये जो है आपका ये सबसे ऊपर है, ठीक, नाम से जाना जाता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वह पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड है। ठीक है, और ये आपका इम्पोर्टेंट भी है, एक संस्कृत भाषाई गांव विकसित करने में।
और पहला नंबर पर कौन सा है, तो पहला आपका हो जाता है हिंदी। ठीक है, संस्कृत तो आपकी दूसरी भाषा हो गई और हिंदी आपकी पहली है। तो ये आपका हो गया। अब आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा माउंट अरारत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही। तो ये आपकी लक्ष्मी झा रही है। कौन है, लक्ष्मी झा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। और लक्ष्मी झा से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। और ये कहाँ की है, तो ये बिहार की है। आगे है कि विश्व भुखमरी सूचांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक इसमें 111वीं है। ठीक है, विश्व भुखमरी सूचकांक। आयरिश एजेंसी, काउंसिल वर्ल्ड वाइड और जर्मन संगठन बेल्ट हंगर हेल्फ ने संयुक्त रूप से ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जारी किया है। इस इंडेक्स के जरिए दुनिया में भूख और कुपोषण पर नज़र रखी जाती है। भारत इस इंडेक्स में 125 देशों में से 122वें स्थान पर आ रहा है। 2022 में ये 2107 पे पर था। ठीक है, और अब कौन से पे, तो 111वें पे है। तो कितने की कमी हुई है, तो 4 की हुई है। ठीक है, आगे है कि पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का जो खिताब है वो आपका भारत ने जीता है। आपको इसमें दिख भी रहा है, हमारे भारत की ही पूरी ड्रेस है ब्लू कलर की। एशियन कप 2023 भारत ने श्रीलंका को फाइनल मैच में 10 विकेट से हराकर एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया था। और ये कहाँ पर आयोजन हुआ था, तो इसका आयोजन श्रीलंका और पाकिस्तान में 30 अगस्त से 17 सितंबर 2023 तक हुआ था। और कौन सा संस्करण था, तो ये 16वां संस्करण था। विजेता कौन रहा है, तो भारत। और भारत के कैप्टन कौन थे, तो इस टाइम पर आपके कैप्टन रोहित शर्मा थे। उप विजेता श्रीलंका रही है जिसके कैप्टन आपके, और फिर है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला है, तो वो भारत को ही मिला है, कुलदीप यादव को। और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में किसको मिला था, तो मोहम्मद सिराज जो कि भारत के ही है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त ICI कौन बने हैं। तो इसका जो आपका दलित ICI मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं भारत के पहले, तो वो आपके हीरालाल समारिया बने हैं। हीरालाल समारिया। और ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, यही है राइट टू। केंद्रीय सूचना आयोग एक संस्था है जिसे RTI अधिनियम 2005 के तहत स्थापित किया गया था। इसी के प्रमुख को मुख्य सूचना आयुक्त कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो PTI के जो नए अध्यक्ष हैं वो आपके बने हैं KN शांत कुमार। ये सामने जो दिख रहे हैं वही है आपके प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यह देश की सबसे बड़ी और पुरानी प्राइवेट न्यूज एजेंसी है जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं कि हाल ही में भारतीय मूल किस व्यक्ति को अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का नया CFO बनाया गया है। तो टेस्ला का जो नया CFO है वो आपके वैभव तनेजा को बनाया गया है, टेस्ला। और यही आपके वैभव तनेजा है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो वो कौन है, तो वो आपकी हो जाती है फातिमा बीवी। ये पहली मुख्य न्यायाधीश थी आपकी और जिनका अब निधन हो गया है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसलिए हो गया है हाल ही में क्योंकि इनका भी निधन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी का 23 नवंबर 2023 को 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका जन्म 30 अप्रैल 1927 को केरल के पदानाम थिट्टा में हुआ था। इनका पूरा नाम मीरा साहिब फातिमा बीवी था। ये तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली जज थी जो कि 1989 से 1992 तक रही थी। ये भारत के आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की पहली महिला सदस्य भी बनी है। ये आपको दिख रही है, ये इनका निधन हो गया है 23 नवंबर को, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है 28 सितंबर 2023 को कितने वर्ष की आयु में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हुआ है। तो जो MS स्वामीनाथन थे उनका भी निधन हो गया है। तो इनका कब हुआ है, तो इनका 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और इन्हें हरित क्रांति के लिए जनक भी माना जाता है। भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे ये। और 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया।
इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और इनका जो जन्म हुआ था वो तमिलनाडु में 7 अगस्त 1925 को हुआ था। इनका जो पूरा नाम है वो मनुकोम्बु सदाशिवन स्वामीनाथन है। राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुए थे 2007 में और उन्हें जो पुरस्कार मिले हैं वो 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण इन्हें प्राप्त हुआ है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें 1971 में और ये प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार इन्हें 1987 में प्राप्त हुआ था। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि इनका अभी निधन हो गया है, इसलिए ये आपका करंट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये सारे टॉपिक ही और सारे पॉइंट जितने हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं। वो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब भी करते चलिएगा और शेयर भी करते चलिएगा। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर कि किस भारतीय को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो वह कौन सी है? ये जो दिया गया है आपको सीनरी से दिख रही होगी, ये अवार्ड है, ठीक है। फील्ड अवार्ड 2023 से किसे? तो स्वाति नायक को, और स्वाति नायक ये ऐसे दिखते हैं आपकी, इन्हें दिया गया है और ये उड़ीसा के हैं, ठीक है, उड़ीसा के हैं ये। सो नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है आपका महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बनेसस एकात्मकता की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो जो एकात्मकता की प्रतिमा का जो अनावरण है वो आपका कहाँ किया गया है? तो ये आपका ओकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया है, ओकारेश्वर मध्य प्रदेश, ठीक है। ये क्वेश्चन ये आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 108 है और ये किसकी मूर्ति है? तो आदि शंकराचार्य की। नेक्स्ट है जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO के भारतीय राजदूत स्थायी प्रतिनिधि का नाम क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन के जो स्थायी प्रतिनिधित्व का नाम जो है अब आपका वो है और WTO, ठीक है। तो ये हैं आपके सेंथिल पंडियन जी। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट उद्भव, ठीक है। तो प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्राचीन ज्ञान, युद्ध कला, कूटनीति और भव्य रणनीति को भारतीय ग्रंथों से प्राप्त करके आधुनिक सैन्य तरीकों के साथ मिश्रित करने की भारतीय सेना की एक पहल है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है, ठीक है। जो रक्षा मंत्री हैं आपके राजनाथ सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे जो खुशहाल देश है वो आपका फिनलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार फिनलैंड दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशहाल देश है, ठीक है। आगे है कि यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में फिनलैंड लगातार 6वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है, 6वीं बार लगातार। भारत में इसमें इसका स्थान, जो भारत का जो स्थान है वो 126वें स्थान पर है। टॉप 3 देश हैं आपके सबसे ज़्यादा खुशहाल, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, ठीक है। और जो फिनलैंड है वो 6 बार लगातार बना है। भारत आपका 126 बार रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। शुरुआत की भी आपकी इम्पोर्टेंट है, जो फिनलैंड है, डेनमार्क है और आइसलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो आपकी 161वीं है, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में 180 देशों में से भारत 161वें स्थान पर है। 2022 में 50वें स्थान पर था और अंतिम पायदान आपका उत्तर कोरिया को है। शुरुआती पर टॉप 3 जो है वो आपके नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क है, ठीक है। पहला नॉर्वे है, दूसरा आयरलैंड और तीसरा डेनमार्क है। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद के प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो किसमें? 13वें स्थान पर है भारत वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार। तो ये जो आपका आतंकवाद प्रभावित देशों में अफगानिस्तान पहले देश पर है, पड़ोसी देश पाकिस्तान 6वें स्थान पर है और भारत 13वें। जारीकर्ता कौन है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑस्ट्रेलिया ये जारी करता है। भारत 13वें पे है, पाकिस्तान 6वें पर और अफगानिस्तान पहले स्थान पर है। आगे है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो हाल ही में आपका जो बुकर पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय वो आपका
जॉर्जी गोस्पोंडिनोवो को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोंडिनोवो को उपन्यास टाइम सेल्डर के लिए दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री पुरस्कार रेत का मकबरा को दिया गया था। रेत का मकबरा गीतांजलि श्री को दिया गया था और ये इंडियन थी। और ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे नोट करके रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसे। आगे चलते हैं कि बुकर पुरस्कार 2023 पाल लिंच को दिया गया। उनका संबंध किस देश से है? तो जो पाल लिंच हैं आपके, उनका जो संबंध है, उनका संबंध आपका हो जाता है बुकर पुरस्कार 2023 पाल लिंच नीदरलैंड, आयरलैंड, फ्रांस और जर्मनी। तो इनका संबंध है आपका। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कर सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। तो 48 का आंसर आपका हो जाएगा आयरलैंड। तो जो आपके पाल लिंच हैं वो आयरलैंड से संबंधित है, ठीक है। पाल लिंच को उनके उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए दिया गया है। उनका संबंध आयरलैंड देश से, उन्हें जो बुकर पुरस्कार मिला है वो उनका पैगंबर सॉन्ग से मिला है। और शोहन करुणा तिलका को उनके उपन्यास दी सेवन मून ऑफ माली अल्मीड़ा के लिए दिया गया है। उनका संबंध श्रीलंका से है, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ADB की जो कार्यकारी निदेशक है वो आपकी विकासशील है। और इसके एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय आपका फिलीपींस में है, मांडयूलोंग में। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। और इससे कितने सदस्य शामिल हैं? तो 68 हैं, जिनमें 49 एशिया के ही सदस्य हैं। नेक्स्ट है, गणित के क्षेत्र का सम्मान एवेल अवार्ड 2023 के विजेता का नाम क्या है? तो इसके विजेता का नाम आपका हो जाता है लुइस कैफरेली। लुइस कैफरेली, और ये आपके जो दिख रहे हैं यही आपके लुइस कैफरेली हैं, जो कि USA के हैं, ठीक है। प्रसिद्ध अमेरिकी गणितज्ञ लुइस कैफरेली को एबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। एबेल पुरस्कार दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। शुरुआत इसकी जो हुई थी वो नॉर्वे की सरकार ने 2001 में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। और 2003 में पहला पुरस्कार GN पियरे को दिया गया था। 2022 में आपका डेनिस एल्विन को दिया गया है, जो कि अमेरिकी गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम क्या है? तो इसके विजेता का नाम आपका कल्याण पुंडी राधाकृष्ण राव है, ठीक है। जो आपके दिख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 कल्याण पुंडी राधाकृष्ण राव CR राव को दिया गया है, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में CR राव कहते हैं। कल्याणम पुंडी राधाकृष्ण राव भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकीविद हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार मैंने 2016 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार हर 2 साल में किसी एक व्यक्ति या टीम को दिया जाता है। यह पुरस्कार सांख्यिकी का उपयोग करके साइंस, टेक्नोलॉजी और मानव कल्याण में योगदान देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो वो कौन से भारतीय हैं? तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा, आपको दिख ही रहे हैं। तो इसमें से जो भारतीय हैं वो हमें बताना है। तो डॉक्टर रवि कन्नन आयर, ठीक है, उन्हें दिया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र के विशेष रूप में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वर्ष 1957 से फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति विनोबा भावे थे, जो कि इन्हें 1958 में दिया गया था, ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में 4 लोगों को सम्मानित किया गया है, जो कि हैं आपके डॉक्टर रवि कन्नन आर, जो कि भारतीय हैं। फिर है कि कोरवी रंछद, जो कि बांग्लादेश के हैं। यूजेनियो लोमोस, जो कि तमोर के हैं। और मोरियम कोरोनेल फेरर, जो कि फिलीपींस के हैं, ठीक है। तो ये 4 हैं, चारों ही आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि वर्ष 1959 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड किस वर्ष 2023 में किसे दिया गया था? तो 2023 में ये किसे दिया गया है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे वर्ष 2023 में दिया गया है? तो दलाई लामा को।
नेक्स्ट है केंद्र सरकार की पीएम मित्रा योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो पीएम मित्र योजना जो है वो आपकी कपड़ा उद्योग से संबंधित है। ठीक है, इससे संबंधित जानकारी देख लेते हैं। जो पीएम मित्र योजना है उसकी घोषणा अक्टूबर 2021 में हुई थी। इसका शुभारंभ या मंजूरी आपकी 17 मार्च 2023 को है। इसका उद्देश्य कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ाना तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाए रखना। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयर। ठीक है, यह हुई इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट है पीएम मित्रा योजना के तहत पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्यों शहरों को चयनित किया है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका जो पीएम मित्रा पार्क है उसे स्थापित करने के लिए कितने शहरों को चयनित किया गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 7 शहरों को चयनित किया गया है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? तो लखनऊ है आपका जो कि उत्तर प्रदेश में, नवसारी गुजरात में, कुलवर्गी आपका कर्नाटक में, विरुधनगर आपका तमिलनाडु में, धार आपका मध्य प्रदेश में, अमरावती आपका महाराष्ट्र में और फिर आपका जो वारंगल है वो तेलंगाना में। ठीक है, तो ये कब सारे ही आपके इम्पोर्टेंट है, इसमें 7 शहरों का यूज होगा। आगे है हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो उधमपुर जो है उसका नाम बदलकर शहीद के नाम पर रखा गया है। और वो शहीद कौन से हैं? तो वो है आपके शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये जो है आपके शहीद कैप्टन। आगे है एनसीईआरटी की उच्च स्तरीय कमेटी ने 12वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया की जगह किस नाम के इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है? आर्यवत, हिंदुस्तान या भारत या जम्बूद्वीप? तो भारत का, इंडिया की जगह पे भारत का। ठीक है, आगे है देश के नाम की संवैधानिक स्थिति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की पहली लाइन में लिखा है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया की जगह भारत का यूज स्टार्ट करवा दिया है 12वीं की क्लास की सामाजिक पुस्तकों में। ठीक है, आगे है पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाता है? तो पुराने संसद भवन जो है उसे अब आपका संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, आगे है पुराने संसद भवन की जो नींव रखी गई थी वो 1921 में रखी गई थी और लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 में उसका उद्घाटन किया गया था। पुराने संसद भवन के वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। और जो आपका नया संसद बना है तो सारे ही पॉइंट इसके इम्पोर्टेंट हैं। वास्तुकार के बारे में भी पूछ सकता है, कौन कौन थे, इसकी नींव कब रखी गई, उद्घाटन कब हुआ था। और जो नया संसद भवन है उसका जो उद्घाटन है वो 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नए संसद भवन की जो आधारशिला है वो 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी के द्वारा रखी गई थी। मुख्य वास्तुकार विमल पांडे हैं आपके। और फिर नए संसद भवन का जो निर्माण है वो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया है। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने किया है। कंपनी भी पूछ सकते हैं कि इसका भवन का निर्माण कौन कर रहा है, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, आगे है कि चांद पर जिस जगह चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो उस नाम को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 बड़ी घोषणाएं की। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंड होने के उपलक्ष्य में अब हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कौन सा? 23 अगस्त। ठीक है, 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और जिस जगह चंद्रयान 3 लैंड हुआ था उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और चंद्रयान 2 ने जिस स्थान पर अपने पदचिन्ह छोड़े थे उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और ये तीनों ही पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत कौन से स्थान पर है? तो 1 से 127वें स्थान पर। ठीक है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में कुल 146 देशों ने भाग लिया और उसमें 127वें स्थान पर भारत है। टॉप पर आपके आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विश्व वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में 2023 में भारत ने अपना 126वां स्थान
ग्रहण किया है। और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में 163 देशों में भारत को 26वां स्थान मिला है। टॉप पर आपके आइसलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में किसी देश में शांति के स्तर का आकलन किया जाता है, जैसे वहाँ हिंसा कितना है या हिंसा का डर कितना है। तो हमारे भारत का कौन सा स्थान है? 126वां, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे हम चलेंगे कि संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस से किया गया है? तो किससे किया गया है? तो ये आपका आयोजन भारत में किया गया है, ठीक है। तो इसका संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2023 का संस्करण कौन सा था? 23वां था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली, भारत में। और इसकी अध्यक्षता आपकी PM नरेंद्र मोदी ने की थी। इसकी थीम थी आपकी सुरक्षित SCO, ठीक है। वर्ष 2023-24 के लिए SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी अलमाटी कजाकिस्तान में नामित किया गया है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है आपका। और पहली कहाँ हुई थी? तो पहली आपकी वाराणसी में हुई थी, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे चलेंगे हम। जो आपकी संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन है वो आपकी पहली वाराणसी में हुई थी। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन का 9वां स्थायी सदस्य कौन सा बन गया है? तो जो इसका SCO का जो 9वां स्थायी सदस्य है वो आपका इराक बन गया है, ठीक है। बाकी के भी हम देख लेते हैं। तो संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग, चीन है, ठीक है। और इसके 9 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, रूस, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। ये इसके 9 स्थायी सदस्य हैं। इसमें एक आपका बढ़ गया है, ठीक है। कौन सा? ईरान आपका बढ़ गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है। नेक्स्ट है क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करता है? कौन सा देश करेगा, ठीक है। तो इसका जो होगा वो भारत करेगा। किसका? क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की जो मेजबानी है वो भारत करेगा, जिसका आपका उद्देश्य है हिंदी प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त रखने हेतु नई रणनीति बनाना। क्वाड के जो 4 सदस्य कौन कौन से हैं? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इसकी स्थापना आपकी 2007 में हुई है और इसका जो 2023 का जो सम्मेलन था वो जापान में हुआ और 24 का भारत में, ठीक है। तो इससे संबंधित भी हो गए। आगे बढ़ते हैं कि 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एशियन 42nd, तो इंडोनेशिया में, ठीक है। आयोजनकर्ता इंडोनेशिया जकार्ता है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो जोको विडोडो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर कि 26वें यूथ फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यूथ फेस्टिवल 2023 का जो आयोजन है वो आपका हुबली में हुआ है, ठीक है। हुबली, धारवाड़ में, कर्नाटक। कब हुआ है? तो 12 से 16 जनवरी को। उद्घाटन किसने किया? तो PM नरेंद्र मोदी ने। इसकी थीम क्या थी? विकसित युवा, विकसित भारत, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गीत विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया है? तो सबसे लंबा गीत कौन सा है? तो श्री रामचरितमानस, ठीक है। वाराणसी उत्तर प्रदेश के डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने श्री रामचरितमानस को गीत को अपनी आवाज़ दी है। इस गीत की लंबाई 138 घंटे 41 मिनट है, ठीक है। आगे है गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? तो सबसे लंबा आपका श्री सिद्ध रूपा स्वामी जी रेलवे स्टेशन बन गया है, जिसने गोरखपुर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, ठीक है। पहले गोरखपुर पे था, अब ये आपका बन गया है रेलवे स्टेशन स्वामी जी रेलवे स्टेशन, ठीक है। देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2023 में दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। श्री सिद्ध रूपा स्वामी जी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की लंबाई 1507 मीटर है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब यह दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया है।
यह कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हुबली में स्थित है। ये पूछ सकता है कि सबसे बड़ा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहाँ पर है, तो हुबली में। ठीक है। हाल ही में BRO ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है, तो कहाँ पर किया है दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा लद्दाख। ठीक है। लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। ये रोड 19,400 फीट की ऊंचाई से होकर गुजरेगी। इस सड़क का जो नाम रहेगा वो रहेगा तिकरू मिल फुकचे, तिकरू मिल फुकचे। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने क्वारों और विधुर के लिए पेंशन योजना शुरू की है, तो क्वारों और विधुरों के लिए तो हरियाणा राज्य ने, उनके लिए भी पेंशन, जैसे कि विधवा औरतों के लिए होती है और वृद्धा पेंशन होती है, वैसे ही क्वारों और विधुरों के लिए पेंशन योजना, वो कितनी मिलेगी, तो 2750 रुपये। नेक्स्ट है ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका जो आयोजन है वेस्ट इंडीज अमेरिका उपयुक्त दोनों, इन दोनों में ही हुआ है, वेस्ट इंडीज और अमेरिका। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 का 8वां संस्करण आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इसकी जो विजेता थे वो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर इसके विजेता बन गए थे। तो दोनों ही क्वेश्चन पॉइंट आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कितने विकेटों से हटाया पाकिस्तान को, तो 5 विकेटों से। नेक्स्ट है कि हाल ही में उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है, तो उड़ीसा की आपकी प्रमिला मालिक। नेक्स्ट है कि किस एक्ट्रेस को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2023-21 के लिए चुना गया है, तो किसको, इसका जो आंसर है वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित करने के लिए, और कब, तो 2022 में ये हुई थी। 2022 में आपका आशा भोसले को दिया गया था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि भारत का 54वां नया टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है। ये मध्य प्रदेश का 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। भारत का 73वां बाघ अभ्यारण्य आपका कौन सा बन गया था, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व आपका 73वां था, सॉरी गाइस 53वां। ठीक है। 53 जो कि कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पे आपका 53। नेक्स्ट है कि भारत की पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस किस शहर में संचालित हुई, ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस, तो वो कहाँ पर संचालित हुई है, तो वो आपकी दिल्ली में। ठीक है। भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली जो बस है वो दिल्ली में। तो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल से संचालित 2 बसों को हरी झंडी दिखाई। देश में पहली बार इन बसों का संचालन दिल्ली में शुरू हुआ है। हाइड्रोजन को भविष्य के लिए ईंधन माना जाता है। ठीक है। भविष्य का ईंधन क्या है, तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट है भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच सिम्बैक्स 2023 द्विपक्षीय युद्धाभ्यास हुआ है, तो कौन कौन से देशों के बीच हुआ है, तो इसका जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है। भारत और सिंगापुर के मध्य आपका सिम्बैक्स भारतीय नौसेना जहाज रणविजय और करवत्ती और पनडुब्बी INC सिंधु केसरी शामिल हुए थे। ठीक है। आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो सिंगापुर में। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना शुरू की है, एक पंचायत एक खेल, तो यह है आपका केरल। ठीक है। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को संगीत का शहर किसे घोषित किया है, तो संगीत का शहर आपका ग्वालियर को घोषित किया गया है, सिटी ऑफ म्यूजिक। नेक्स्ट है कि यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य का शहर किसे घोषित किया है, तो साहित्य का पहला शहर जो है आपका कोझिकोड को दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल सरकार ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, तो किसको किया है, तो ये हो जाएगा मैं सौरभ गांगुली को। पश्चिम बंगाल ने नया ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आगे हम चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 95वां सदस्य कौन सा देश बन गया है,
तो वो आपका जो बना है 95 मेंबर ऑफ ISA। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा चिली। क्या बना है? चिली। सामने लिखा भी है आपका चिली बिकम्स। और चिली की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी सैंटियागो है। चिली के राष्ट्रपति आपके गैब्रियल बोरिक हैं। इसकी मुद्रा है चिली पीसो। ठीक है। आगे है कि हाल ही में भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। तो किसे महासर्वेक्षक? तो हितेश कुमार एस मकवाना। हितेश कुमार एस मकवाना। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये आपकी पंजाब की टीम ने जीता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023। ठीक है, पंजाब की टीम ने ये खिताब जीत लिया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, हैशटैग करके रखिएगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जो करंट अफेयर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। और ये क्रिकेट की टीम थी। नेक्स्ट है नेशनल जियोग्राफिक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा राज्य 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य बना है? तो घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य आपका सिक्किम बना है। नेक्स्ट है जमानत पर रिहा किए गए आरोपियों के पैर में GPS ट्रैकर लगाने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बनी है? तो वो आपकी बनी है GPS ट्रैकर लगाने के लिए, जिससे पता चलेगा जो आरोपी है वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। तो ये जो आपकी है जम्मू कश्मीर पुलिस बनी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश के पूर्व क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन की बायोग्राफी 800 रिलीज हुई है? 800 रिलीज हुई है। तो किसके हैं? तो ये आपके श्रीलंका के हैं, मुथैया मुरलीधरन। ठीक है, 800 बायोग्राफी 800 ये दिख भी रहा है स्क्रीन पर। नेक्स्ट है अयोध्या में कितने दिए जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था? तो अयोध्या में आपके 22 लाख दियों को जलाकर नया रिकॉर्ड बनाया गया था, विश्व रिकॉर्ड। ठीक है, एक साथ 22 लाख दीपों को जलाया गया था अयोध्या में। और कब? तो 24 जनवरी 2022 को। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि कब जलाए गए थे? तो 24 जनवरी 2022 को रामलला के आगमन पर। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला तो हो गया, अयोध्या में कितने दिए जला गए थे? तो 22 लाख हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बनी है? तो किस देश की है ये? तो ये है आपकी बांग्लादेश की शेख हसीना, जो कि दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बनी है, बांग्लादेश की है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। और ये जो बांग्लादेश है ये एशिया में महाद्वीप में स्थित है। यह इसकी जो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो आपकी ढाका है। इसकी मुद्रा आपकी टका है। क्या है? टका। और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं वो आपकी शेख हसीना वाजेद हैं। और बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं वो आपके शहाबुद्दीन चप्पू हैं, जो कि 22वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में किस बैंक को आपका चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वह कौन सी बैंक है? तो वो आपकी RBI है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, जिसको चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी आपका क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर कि सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? तो इसका जो आपका आंसर रहेगा शक्तिकांत दास। किसको? शक्तिकांत दास। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार शक्तिकांत दास, RBI के हैं ये। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और 25वें हैं ये आपके। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें आपका 40वें स्थान पर रहा है। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा दिया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। इसमें कितने देश शामिल हैं? तो 132। टॉप 3 देश कौन से हैं? तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन और USA। भारत की स्थिति तो 40वें स्थान पर है इसमें भारत की स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में कार्य के लिए शिपनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो स्पिनोजा पुरस्कार के लिए आपकी जयिता गुप्ता को दिया गया है। कौन से हैं? जयिता गुप्ता, ठीक है। स्पिनोजा पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है आपका क्वेश्चन। और ये कहाँ की है? तो ये आपकी नीदरलैंड की है, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। और ये बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आएगा आपका 93। BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो वो आपके जो मुख्य कोच हैं वो आपके अमोल मजूमदार हैं। कौन है? अमोल मजूमदार, ठीक है। ये इसमें दिखा भी है कि किस देश की अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाई है। लेकिन अब ये जो मौत की सज़ा सुनाई गई थी वो अब वापस आ गए हैं। और कौन सी थी? तो कतर थी, जहाँ ये आपके पायलट थे, सॉरी गाइस, नाविक थे। तो उन्हें जासूसी के अपराध में उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन अब वो वापस आ गए हैं। नेक्स्ट है कि विश्व एथलेटिक्स ने वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? तो वो आपके नीरज चोपड़ा को नामित किया गया है, जो कि एक भाला फेंकते हैं, भाला फेंका। नेक्स्ट है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड BHEL के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका बानी वर्मा को नियुक्त किया गया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में इंजीनियरिंग व विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और व्हेल की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो ब्रिटेन की, ठीक है। नेक्स्ट है दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो इसका जो पहला हाईटेक प्रशिक्षण केंद्र है ये आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है। इसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2023 को किया था। इस केंद्र का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है आपका क्वेश्चन, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। और इसकी जो उद्घाटन किसने की वो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है उड़ीसा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा रघुवर दास, ठीक है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो रहेंगे आपके इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। बहत्तरवीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो हो जाएगा सोरेनिन पलासियो निकारुआ, ठीक है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 इसका संस्कृत 72वां संस्करण था। आयोजन कहाँ हुआ है? तो अल सल्वाडोर देश में 18 नवंबर को। 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 में भारत की तरफ से श्वेता शारदा चंडीगढ़ ने भाग लिया था। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार पाकिस्तान देश ने डेब्यू किया। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर की 86 सुंदरियों ने भाग लिया था। 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता R. वॉनी ग्रिवेल अमेरिका ने लिया था। और 70वीं में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता आपकी हरनाज कौर संधू इन्होंने भारत की तरफ से जीता था, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।